हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओपेरा क्लासेस में। मैं निखिल वर्मा आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ अल्टरनेटिंग करंट का दूसरा पार्ट। तो आज का जो दूसरा पार्ट है ये दरअसल मैं ये जो चैप्टर है ना, इसको पार्ट्स में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ जाता है, क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग पार्ट्स में अगर हम लोग पढ़ें तो हमें बिगिनिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ें कुछ ऐसे पार्ट्स में मिलती हैं जिनके अलग अलग जी जेनर हैं। जैसे कि जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि AC दरअसल क्या होती है, मीन वैल्यू ऑफ क्या होती है। अब दरअसल बात करते हैं कि AC कंपोनेंट्स के साथ कैसे काम करती है, फिर उन कंपोनेंट्स से मिलकर सर्किट बनेगा और उन सर्किट्स में क्या क्या डिवाइसेस हमारी बनेंगी, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, आज इसका दरअसल दूसरा पार्ट है हमारा AC का अल्टरनेटिंग करंट का। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फेज़, कि फेज़ दरअसल होता क्या है, फेज़र डायग्राम क्या होता है। फेज़ समझना है तो अब फेज़ को तो आप ऐसे जनरली नहीं देख सकते ना, आपके पास इतने सारे कंपोनेंट्स आप होंगे, आप कहाँ से उन्हें एक एक करके देखते रहेंगे रियल वर्ल्ड में, बिकॉज आप स्टूडेंट हैं, आपके पास किताबें होंगी, आपके पास पेन पेंसिल्स होंगे, आपके पास वो कंपोनेंट्स इतने अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसीलिए फेज़ को हम लोग फेज़र डायग्राम से समझेंगे कि फेज़र डायग्राम अगर ऐसा होता है तो हम लोग उनमें मैथमेटिकली कैसे ड्रॉ करके हम लोग फेज़र डायग्राम बना सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो आज का मेन टॉपिक होने वाला है वो है AC थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मींस मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर की, मैं बात कर रहा हूँ कैपेसिटर की, मैं बात कर रहा हूँ इंडक्टर की। तो दरअसल AC थ्रू रजिस्टर कितने होगा, AC थ्रू इंडक्टर क्या होगा, AC थ्रू कैपेसिटर क्या होगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे, इनमें मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर AC इन डिफरेंट कंपोनेंट्स से गुजरती है तो ये किस तरीके से काम करती है। क्योंकि जब आप बड़े बड़े सर्किट समझेंगे तो बड़े बड़े सर्किट्स में बहुत सारे कंपोनेंट इकट्ठे यूज़ होंगे। पहले मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा, फिर कोई सर्किट आएगा जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर हैं, जो भी मैं आगे भी आपको पढ़ाऊँगा अगली वीडियो में। तो उनमें आपको कैसे डील करना है, तो उनको समझने के लिए हम लोगों को पहले इन्हें समझना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ओके, तो चलिए पहले अपना टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा व्हाट इज़ फेज़। फेज़ दरअसल क्या है, मतलब क्या चीज़ है फेज़ और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अल्टरनेटिंग करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी पढ़ाएंगे। तो ये दरअसल क्या है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी पार्टिकल की ले लीजिए, या फिर किसी भी तरीके का, मतलब आप कुछ भी आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल की बात करूँगा। और मैं पार्टिकल वर्ड को दरअसल यहाँ पे पूरी तरह से इसलिए इनिशियलाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग दरअसल किसी पार्टिकल की बात नहीं करेंगे। या तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे आयंस की, चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की, और जो भी हम लोग क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं उसकी। बट क्वांटिटी के तौर पे आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक फ़िज़िक्स में जो हमारी फ़िज़िक्स होती है, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसमें जो हमारा मोशंस वगैरह आते हैं, तो उसमें हम लोग कोई एक पार्टिकल लेते हैं, तो उसके तौर पे भी आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं उसका एक एग्जांपल लूँ तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी ऐसे क्वांटिटी जो किसी भी पार्टिकल की कम्प्लीटली पोजीशन को डिस्क्राइब कर दे। मतलब किसी भी पार्टिकल कौन कितने एंगल पे है, कितना इसकी क्या फेज़ है, कितने पे गया है, कितने एल्टीट्यूड पे, कितने लॉन्जिट्यूड पे है, तो ये सारी चीज़ें अगर जो बता देता है उसे हम कहते हैं उस पार्टिकल का फेज़। अब यहाँ पे इसको मैं आप लोगों को करंट के तौर पे बताऊँ तो सपोज़ कर लीजिए कि जैसे कि आपको पता है कि मैंने AC का जो डायग्राम बताया था, साइन कर्व को फॉलो करता है ये। तो साइन कर्व को फॉलो करने पर सपोज़ कर लीजिए कि कोई भी हम लोग किसी भी वक्त पे कोई एक पार्टिकल या फिर किसी भी तरीके का जो हम लोग क्वांटिटी यूज़ करेंगे वो सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर है ना। तो ये जो चीज़ होगी, अब यहाँ से अगर आप इसको एक्सेस करें तो मैथ में जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमको सबको पता होता है कि हाँ, यहाँ से इसकी ऑल्टीट्यूड, यहाँ से इसकी लैंजिट्यूड, या फिर ऑल्टीट्यूड लैंगिट्यूड छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसके हमें वैल्यूज़ पता चल जाती हैं कि ये कहाँ कितनी एक्स पर है, कितनी वाई पर है। अब अगर 3 डायमेंशनल में हो जाए तो हमें उसकी जेड एक्सिस पे भी पता चल जाएगा, बट हम लोग यहाँ पे अभी 2D की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इसकी ये पोजीशन हमें पूरी तरह पता चल जाती है। तो यही दरअसल फेज़ बताता है कि फेज़ जो है वो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कम्प्लीटली बताता है। वो क्वांटिटी जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दे उसे हम फेज़ कहते हैं, और इसे डिनोट हम लोग करते हैं फाई से। फाई, ये होता है हमारा फेज़। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं कि फेज़र डायग्राम क्या है। ओके, तो अगला टॉपिक अपना आ चुका है जो है फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम को देखो रीड करने में हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो,
दरअसल कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने विजुअलाइज हो रही हो लेकिन हमें समझाया ना गया हो तो हमें उसे समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो फेज़र डायग्राम को समझने का तरीका थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी बात करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक हमारी है करंट और दूसरी हम ले लेते हैं पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ। तो इसका सपोज़ कर लीजिए कि जो आई है ये दरअसल नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं I0 sin ओमेगा टी, बट आप दोनों अगर ओमेगा टी ले लेंगे तो थोड़ा सा हमें हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, तो हम एक क्वांटिटी इसमें ऐड कर लेते हैं कि इसका जो एंगल है वो कुछ 5 टाइम्स ज़्यादा है ना, क्योंकि हमें फेस पता लगाना है। तो फेस कितना होगा ये उसके अकॉर्डिंग हम लोग 5 से ही कर लेते हैं, 5 फेस को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और जो ई है हमारा वो ऐसा ही है, I0 sin ओमेगा टी। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज़र डायग्राम अपना बनाना। तो सपोज़ कर लीजिए कि ये एक अपना राउंड ऑन बॉल, ओके, और एक ये जो है हमारा, ये है हमारा I0 sin ओमेगा टी। या फिर एक काम करता हूँ, बाद में बताऊँगा कि ये दरअसल क्या है, क्योंकि पहले बता दूँगा तो सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। ये भी ये तो मैं आपको बता ही दिया, ये ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये अगर हमारा I0 है, सॉरी यहाँ सेंटर से हम लोग लेते हैं, कंसेंट्रिक है दरअसल ये हमारा E0 है यानी कि E0 है ना, और ये हमारा I0 है, I0 समथिंग कुछ I0 ये रहा, है ना। अब ओमेगा टी की हम लोग बात कर रहे हैं तो ओमेगा टी हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ये रहा हमारा ओमेगा टी। अब जो +5 इसमें ऐड हुआ है, ये क्वांटिटी जो है हम लोग सपोज मान लेते हैं कि ये थोड़ा सी छोटी है, E0 थोड़ी सी छोटी है। अब इसके बाद जो इसमें 5 ऐड हुआ है वो 5 दरअसल यहाँ होगा, यहाँ कहीं पे ही होगा। तो इसको रीड कैसे करोगे, देखो E0 तो हमारा यहाँ तक था ही, ठीक है, और E0 ऑलरेडी पहले एंगल बना रहा था ओमेगा टी। तो अगर हम आई यहाँ से अगर लें एक बार, सपोज कर लीजिए आई अभी कुछ नहीं है, आई में sin 0 था पहले, फिर ये ओमेगा टी बढ़ा तो ये E0 के बराबर आ गया, E0 के बराबर आया, और फिर उसके बाद इसमें 5 और बढ़ गया तो वो 5 एंगल बढ़ा के सपोज कर लो ये यहाँ तक आ गया। इसी वजह से इस वैल्यू को मैंने 5 लिया था। आई होप आप लोग यहाँ तक समझेंगे। तो ये वैल्यू जो है हमारी, ये वाली, ये हमारी E0 sin ओमेगा टी यानी कि E, और जो ये है, सॉरी ये है हमारी I0 sin ओमेगा टी +5 जो कि I है। तो ये जो पूरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, यही दरअसल फेज़र डायग्राम कहलाती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे इसका जितना भी यूज़ होगा आपका, वो मैं आप लोगों को जितने भी सर्किट्स पढ़ाऊँगा उन सभी में फेज़र डायग्राम बना के आपको दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सर्किट्स। ओके, तो अगला टॉपिक जो है हमारा थोड़ा सा मज़ेदार है, थोड़ा सा ईजी है, और आई थिंक आप लोगों को मज़ा आएगा। बट उसको पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टर्म्स क्लियर कराने हैं, जैसे कि ओम्स लॉ आई थिंक सभी को पता होगा, V = IR, है ना। V = IR ये हर किसी को पता होगा। और V की जगह हम लोग अब जो पोटेंशियल अपना यूज़ कर रहे हैं वो दरअसल हमारा क्या है, वो अब हमारा है E, तो हम लोग E = IR भी लिख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल में ही हमने V की जगह E लिया है, वो वहाँ पे वोल्टेज लेते थे, हमने यहाँ पे EMF लिया है, तो पोटेंशियल के तौर पे हम लोग यहाँ पे V को E लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर I0 की मैं बात करूँ आप लोगों से, यहाँ सपोज़ कर लीजिए कि V = IR जो हमारा फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग अभी E = IR लिखने वाले हैं, तो अगर मैं इसको E0 ले लूँगा तो ये I0 हो जाएगा, बिकॉज अब हम लोग पीक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो पीक वैल्यूज़ में भी अगर आप पीक वैल्यूज़ का EMF लोगे तो आपको करंट भी पीक की ही मिलेगी। तो इसी वजह से I0 को आप चाहो तो E0/R भी लिख सकते हो, है ना। ये कुछ टर्म्स थे जो मुझे आप लोगों को पहले बताने थे। अब जो अपना टॉपिक है उस पर वापस आते हैं। तो टॉपिक में दरअसल मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जब एक AC रजिस्टर से निकलती है तो उसके EMF, उसके करंट, उसकी पीक वैल्यू, उसके फेज़, इन सब में क्या चेंजेस आते हैं या फिर आते भी हैं कि नहीं आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जब एक AC को हम लोग रजिस्टर से गुजारते हैं, आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा रजिस्टर, है ना। इसमें मैंने जोड़ दिया एक AC सोर्स,
और ये रहा हमारा AC सोर्स। और इस AC सोर्स को मैंने जब मैंने इस स्विच को क्लोज़ किया तो इसमें एक करंट जाएगी I और ये रहा हमारा रजिस्टर R। तो जो करंट है वो तो हमारा इतना ही होगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और EMF हमारा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो क्या क्या चीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। सिर्फ इसमें जो हम लोग चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा जब हम लोग AC को अलग अलग सर्किट के थ्रू गुजारेंगे, अलग अलग कंपोनेंट के थ्रू गुजारेंगे, तो दरअसल उनके जो EMF और जो उनका करंट है उनके बीच में आपस में क्या फेज डिफरेंस आएगा। तो वही चीज़ हम लोगों को पता करनी है। तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा लाते हैं। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, हाँ, तो ओम्स लॉ जो है हमारा, ओम्स लॉ ये कहता है कि साहब EV इक्वल टू IR सबको पता होगा, और V की जगह हम लोग E ले रहे हैं, E इक्वल टू IR। अब हमें क्या चाहिए, हमें I चाहिए, तो I इक्वल टू E बाई R, है ना। E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। I इक्वल टू E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना, और R हमारा था ही। अब जरा एक चीज़ बताओ, E0 इक्वल टू R मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था दिस। तो अगर हम लोग क्या नाम है, रेजिस्टेंस, तो देखो हमारा जो है रेजिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होने वाला, उससे चाहे आप करंट गुजार दो चाहे उस पर कुछ भी करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट दरअसल आप EMF में अगर आप पीक EMF लेंगे तो आपको करंट भी EMF में, करंट भी जो है वो पीक ही मिलेगा। दैट मीन्स यू गेट द पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट मीन्स यू गेट I0। तो अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये भी एक तरीके से यही बनाएगा, I इक्वल टू E0 बाई R आप अगर करेंगे इस और इस वैल्यू को तो ये हो जाएगा I0 यानी कि साइन ओमेगा टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू और अपनी जो रिजल्टेड वैल्यू आई है उसके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ये जो है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, और ये हमारी आउट वैल्यू है जो हम लोगों को आउटपुट के थ्रू, आउटपुट के तौर पे या फिर रिजल्ट के तौर पे हम लोगों को मिली है। तो ज़रा एक चीज़ बताओ, ये और ये आपस में सेम है? मुझे तो सेम दिख रही है जी, हाँ, ये आपस में बिल्कुल सेम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जब आप करंट को किसी रजिस्टर से गुजारते हो, अल्टरनेटिंग करंट को, तो उसके EMF और उसके करंट के बीच में आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। दैट मीन्स देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड द करंट व्हेन द AC इज़ गो आउट थ्रू द रजिस्टर। तो इसका अब मैं आप लोगों को फेज डायग्राम बना के दिखाता हूँ। फेज डायग्राम दरअसल इसका ज़्यादा कुछ वैसे खास नहीं होगा, जैसे कि ये रहा हमारा, ये हमारी AC रही, ठीक है, और इस AC में ये जो अभी डिनोट कर रहे हैं हम लोग, ये है हमारा I, ये जो कि I0 साइन ओमेगा टी, और इनके, और अब जो होगा हमारा ये, इसको मैं चलिए थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस इनका वैल्यूज़ में चेंज कर देता हूँ कि इसका पीक वैल्यू कुछ अलग है, दूसरे की पीक वैल्यू कुछ अलग है। ये I0 रही, और यही जो है हमारा इसी के ऊपर वो हमारी E0 रही, है ना। ये जो है हमारा, ये है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो जस्ट एज सिंपल, बिल्कुल सिंपल फेजर डायग्राम है इसका भी। ये रहा इसका फेजर डायग्राम। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फेजर डायग्राम भी थोड़ा आई थिंक थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो यही था जब हम लोग AC को हमारे रजिस्टर से गुजारते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक AC थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर तो सबको पता ही होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें मैक्सिमम इंडक्टेंस होती है और मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो हमारा इंडक्टर होता है ना। तो इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया था। अब बात करते हैं कि अगर इंडक्टर से AC गुजारी जाए तो दरअसल क्या असर पड़ता है, क्या फेज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब बताते हैं। अब केस थोड़ा सा पेचीदा होगा तो थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि ये रहा हमारा इंडक्टर, है ना, एंड दिस इज अवर AC सोर्स।
हाँ, तो अब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी जो AC सोर्स है इसमें मैंने आप जैसे कि पहले ही बताया था कि इसमें भी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होगा, और जो EMF होगा वो होगा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना। कंफ्यूज मत हो ना, ये कोई सिंबल नहीं है, ये E ही है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। तो ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, और यहाँ पर अगर हम सर्किट को क्लोज कर देंगे तो इसके अंदर करंट दौड़ना शुरू होगी जो कि होगी I। अब तो चलो, इसका EMF कितना होगा उसको नापने के लिए दरअसल हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है, मैंने सबको बताया था, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल इंडक्टर है तो सेल्फ इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास EMF नापने का क्या फॉर्मूला था, सबको पता होगा, E इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी, या फिर नहीं सॉरी डी फाई नहीं, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, ये सबको पता होगा। तो अब इसमें ज़रा मुझे एक चीज़ बताओ, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, माइनस साइन जो था वो सबको पता होगा कि माइनस साइन जो है वो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट हमें माइनस साइन की अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग माइनस साइन को हटा देते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे चाहिए अभी सिर्फ करंट और उसके बीच में रिलेशन, किसके, EMF के बीच में रिलेशन, तो इनके बीच के रिलेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें सिर्फ DI को एक साइड हम लोग ले लेते हैं और ये हो जाएगा E बाई एल डी टी। E क्या है हमारा, E है E0 साइन ओमेगा टी, यानी कि DI इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी डी टी बाई एल। तो पूरे को छोड़ो, मैं इसको सिर्फ इसी के साथ ले आता हूँ, या फिर अभी ऐसे ही बना रहने दो, मैं बाद में ले आऊँगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट सबको पता है क्या होगा, टोटल करंट हम लोग लेंगे इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स। तो जो इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट्स हम लोग करने वाले हैं, दरअसल देखो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कोई लिमिट्स नहीं लगाते, क्योंकि लिमिट्स में मतलब क्या है हमें पता नहीं है कि कहाँ से लेके क्या तक है, वो हो सकता है 0 से इन्फाइनाइट चला जाए, तो इसलिए हमें अभी लिमिट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इसका एक जनरल जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जनरल इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो DI तो हमें टोटल चाहिए ही चाहिए, तो वो तो I मिलना ही मिलना है क्योंकि हमें ही चाहिए। तो I इज इक्वल टू E0 और L, ये जो है ये हमें बाहर मिल जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे E0 बाई एल साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो सबको पता है, पहले छोड़ो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, वरना बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, साइन ओमेगा टी डी टी, है ना। तो साइन ओमेगा टी डी टी, अब हमें इसका जब इंटीग्रेशन करोगे डी टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और हमें टी से ज़रूरत है, और ओमेगा जो है वो दरअसल एज अ कांस्टेंट इन द एंगल की तरह से हम लोग उसको करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू वैसे भी 2π/t होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इसका इंटीग्रेशन होगा I इज इक्वल टू E0 बाई एल, सबको पता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये हो गया हमारा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ मैं, ये हो जाएगा, यहाँ तक देख लो सब लोग। उसके बाद अब मैं आगे कराता हूँ, I इज इक्वल टू E0 बाई ओमेगा एल। अभी जो ओमेगा एल है इस टर्म को थोड़ा सा याद रखना, मैं आपको बताता हूँ क्यों। और अब ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन, कन्फ्यूज मत हो ना, सबको याद है ना कि जो हमारा अगर हमें साइन को कॉस में चेंज करना है तो हम π/2 से उसके एंगल को माइनस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से बदलना है तो मैं यहाँ पे करूँगा साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, है ना। तो कॉस को मैं दोबारा साइन में चेंज कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ। और साइन की एक वैल्यू और होती है कि उसका जो नेगेटिव साइन है वो उससे बाहर आ सकता है, और अगर नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है तो नेगेटिव साइन उसके एंगल में अंदर भी जा सकता है। तो I इज इक्वल टू E0 ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये हमारा हो गया पूरा। अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो ओमेगा एल अब दरअसल क्या है, हमें तो यहाँ पे I बराबर I0 पढ़ाया गया, तो हम तो I0 ही समझेंगे, नहीं ओमेगा एल क्या है।
अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हर किसी चीज़ की एक खुद की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। मतलब इंडक्टर है, ऐसा नहीं है कि उसमें से करंट ऐसे जाएगा और ऐसे करके निकल जाएगा, ना ना ना, वो खुद में भी एक तरीके से थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसमें। तो वो रेजिस्टेंस का दरअसल एक फॉर्मूला होता है जो उसकी इंडक्टेंस से ही रिलेटेड होता है, और जिसका फॉर्मूला होता है मैं इसको कैसे डिनोट करूँ, चलो मैं इसको एक्सएल से हम लोग, हाँ सॉरी, इसको हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं, और एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। तो जो एक्सएल है, ये एक्सएल को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये जो एक्सएल है ये यहाँ पे आएगा, दिस इज ई नॉट वाई एक्सएल एंड इट बिकम्स साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब ये जो एक्सएल है ये रेजिस्टेंस है, और ये जो ई नॉट है ये पोटेंशियल है। अब अगर आप पोटेंशियल का एक्सएल के साथ यानी कि रेजिस्टेंस के साथ, किसी भी तरीके की पोटेंशियल का अगर आप रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है करंट। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पीक ईएमएफ का यूज़ किया है तो हमें जो करंट मिलेगा वो भी पीक ही होगा। वो करंट जो यहाँ पे इंडक्टर के अंदर पीक वैल्यू को प्रोवाइड कर, मतलब जो जिस करंट की इंडक्टर के अंदर पीक वैल्यू होगी वो हमें यहाँ मिलेगी। तो वी विल गेट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 एंड दैट्स इट, हियर वी गॉट इट। तो इसमें क्या दिख रहा है, देखो स्टैंडर्ड तो ये रहा और आउटपुट ये रहा। हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो एंगल है वो π/2 से कम हो गया है, दैट मीन्स इसमें से π/2 माइनस हो गया है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ से क्या मतलब, स्टैंडर्ड ईएमएफ और इसके बीच में क्या फेज डिफरेंस दिखना है, वो फेज डिफरेंस हमें दिखना है π/2 से। ये चीज़ हमको क्या बताती है कि जो हमारा करंट होता है वो इंडक्टर के अंदर π/2 फेज से लैग करता है, यानी कि पीछे चलता है। तो इसी के तौर पे अगर मैं इसका फेजर डायग्राम यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये रहा हमारा फेजर डायग्राम। करंट ये रही, सॉरी अभी हम लोग बात करते हैं ईएमएफ की, क्योंकि यहाँ पे जो बदल रहा है वो करंट है, ईएमएफ तो सेम चल रहा है। तो करंट बदल रहा है तो ईएमएफ सपोज कर लीजिए ये रहा स्टैंडर्ड ईएमएफ अपना, E बराबर E0, यहाँ नहीं, यहाँ कर देता हूँ, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। और जो करंट है, और जो हमारा करंट है वो π/2 वैल्यू से लैग कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हम लोगों को ये रही π/2 की वैल्यू, हमारी π/2 की वैल्यू है, और सॉरी यहाँ तक तो ये इसकी पीक वैल्यू है किसकी, E नॉट की, बट हमारा इसके अकॉर्डिंग ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये हमारा सब लोग जानते हैं ये 2π होता है, और ये 2π प्लस और 3π/4 मतलब जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना होगा ये π/2 है, और यहाँ से हम लोगों का जो करंट होगा वो लैग होना स्टार्ट होगा। कैसे, लेकिन एक चीज़ और, छोटी सी चीज़, कि ये जो π/2 है ये दरअसल साइन π/2 की वैल्यू होती है हमारी 1, लेकिन क्योंकि वैल्यू माइनस हो रही है तो इस वजह से हमें जो अपना ग्राफ यूज़ करना है वो हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें -1 से स्टार्ट करना है। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लोग 1 मान लें, ये रही 1, तो यहाँ पर यही हमें मिलेगा, सपोज कर लीजिए -1, तो यहीं से हमारी ये वैल्यू उठती है। कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके का इसका कुछ ग्राफ होगा। तो ये जो दरअसल ग्राफ है, ये दरअसल क्या ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये है इसका जो हमें मिला है, I = I नॉट, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। ओहो जगह कम पड़ रही है, यहाँ कर देता हूँ, I = I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये वैल्यू है यहाँ पे, ये हमारी टोटल पूरी वैल्यू होती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस वाली वैल्यू को लेके। इस वैल्यू की इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे 270 डिग्री होती है अपनी, इसकी वैल्यू होती है 3π/2। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होना वो मीन्स थोड़ा सा दिमाग है ना घूम जाता है। तो
आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये फेज़ डायग्राम जो है हमारा यहाँ तक भी सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस फेज़र डायग्राम्स को इस तरीके से बनाने का मतलब सिर्फ यही था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि जो हमारा करंट होता है इंडक्टर के अंदर वो EMF से π/2 वैल्यू से पीछे चलता है, यानी कि EMF से हमेशा π/2 पीछे चलेगा। बोलता है ना 2 कदम पीछे चलो, ना ना ना, ये π/2 पीछे चलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। ओके बच्चों, तो लास्ट टॉपिक आज का, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारी AC जो है वो कैपेसिटर से अगर गुजरे तो क्या होता है। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा, है ना, उसको इग्नोर करें। और अब बात करते हैं कि अगर AC जो है वो कैपेसिटर से गुजारी जाए तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताओ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर मैं जानता हूँ कि शुरुआत में जब आप लोग पढ़ते हो तो कैपेसिटर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, बट चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। कैपेसिटर दरअसल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है, नॉट अब इन अ ह्यूज अमाउंट, बट वो चार्ज स्टोर हो सकता है। और वो चार्ज को हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी भी चीज़ को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों को एकदम से चार्ज की ज़रूरत पड़े। जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जस्ट छोटा सा स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है उसके स्पार्क प्लग में, और वो इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें भी इसी तरीके से कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर काफ़ी सारे एक्चुअली होते हैं, वो थोड़े क्या बहुत सारे होते हैं। तो उनमें अगर आप लोगों को एकदम से किसी चीज़ को पावर देके उसे रश कराना है तो आप उसमें कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। और भी चीज़ें होती हैं कैपेसिटर में जिनको आप मतलब कैपेसिटर का ये एक एप्लीकेशन है, बट जो जनरली हम लोग देखते हैं जैसे कि पंखे में जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ होता है उसका अलग तरीके से काम करता है वो उसमें, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्क होते हैं। बट कैपेसिटर जस्ट एक सिंपली हमारा एक डिवाइस होती है जिसके अंदर आप चार्ज को थोड़ा सा अमाउंट में आप चार्ज को स्टोर करके रख सकते हो और ज़रूरत आने पर उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब बात करता हूँ कि कैपेसिटर को अगर AC से गुजारा जाए तो क्या होगा। यानी कि सॉरी AC को अगर कैपेसिटर से गुजारा जाए तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि ये रहा मेरा कैपेसिटर, ठीक है, और ये रहा AC सोर्स अपना। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ओके ठीक है। AC सोर्स है अपना जो I होगा वो I0 sin ओमेगा t होगा, E होगा वो E0 sin ओमेगा t होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैपेसिटर दरअसल जो हम लोगों का चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उन सब चीज़ों में ये आता है। तो कैपेसिटर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी जाती हैं। तो उसमें हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, सबको याद होगा CV, बट V अपना क्या है E, तो हम लोग यहाँ पे V की जगह E लेंगे। अब अभी तक तो ठीक है सब कुछ, बट फिर उसके बाद ये डेरिवेशन का दरअसल पार्ट है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, बट जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज़ किया इसके अंदर करंट दौड़ना शुरू हुई, कितनी I, ठीक है, चार्ज इसके अंदर गया। अब हाँ, चार्ज इसके अंदर गया, तो अब दरअसल इसके अंदर क्या चेंजमेंट्स होंगे, क्या हमें फेज डायग्राम देखने को मिलेगा, आइए बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को लिखा है Q बराबर CE, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इतना तो सबको पता है कि Q बराबर CV हमारा एक फॉर्मूला होता है। मैंने V की जगह E लिखा है। E की वैल्यू हमारी कितनी है, E की वैल्यू कितनी है, E0 sin ओमेगा t यार, E0 sin ओमेगा t। ये हो गई हमारी Q की वैल्यू। इसको अभी तक यहीं छोड़ देते हैं, चलिए एक पर ही छोड़ दिया मैंने अभी। अब इसके बाद जो हमारा एक जनरल, देखो इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसके बाद जो हमें दरअसल I की ज़रूरत है, यानी हमें करंट की ज़रूरत है। करंट का हमारे पास एक सबसे जनरल फॉर्मूला होता है, द करंट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो दैट मीन्स वी गॉट ऑल्सो I इज इक्वल टू dQ/dt। सबको पता होगा ये dQ/dt, हम सभी लोग पढ़ते आए हैं, सबको पता होगा। तो I जो है वो dQ/dt है और Q जो है वो ये है। तो मैं यहाँ पे छोटा Q ना लेके बड़ा वाला Q ले रहा हूँ, यानी कि ये वाला Q। इस Q को यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, तो हमें मिलेगा I बराबर DC साइलन नॉट, हाँ सॉरी E नॉट साइन ओमेगा t, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपॉन dt। ओके,
तो सी को बाहर, सी तो देखो अपना कांस्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, ये जो सी है मैं बताना भूल गया, सी जो है वो कैपेसिटेंस है दरअसल कैपेसिटर की, तो सी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की कांस्टेंट है, वो अपना बाहर आ जाएगा और ई नॉट भी अपना बाहर ही आ जाएगा, ठीक है, सी ई नॉट, और जो अब बचता है डिफ्रेंशिएशन होने को वो बचता है सिर्फ साइन ओमेगा टी। साइन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो सबको पता है क्या होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन अगर साइन ए थीटा है तो ए बाहर आ जाता है और फिर कॉस थीटा बचता है। कैसे, आइए देखते हैं। वैसे इसमें जनरल है, आई थिंक कुछ ज़्यादा वैसा खास नहीं है। तो आई इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी नहीं, ओनली ओमेगा, और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हमें दरअसल चाहिए था थोड़ा कुछ अलग, क्या हमें चाहिए वैल्यू साइन के टर्म में। तो साइन के टर्म में मैं इसको पहले साइन के टर्म में करने से पहले मैं आप लोगों को एक, या फिर पहले साइन की टर्म में कर देता हूँ यार, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, कन्फ्यूज़ मत हो। सी ई नॉट ओमेगा कॉस की वैल्यू को हम लोग साइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है प्लस पाई बाई टू, बिकॉज वी हैव टू चेंज कॉस टू साइन, सो दैट्स वाई वी कैन राइट इट। कॉस ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, ये एक जनरल थ्योरम होती है, इसको आप लोग समझ सकते हो। ये मत कहना कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहले सिचुएशंस थोड़ी सी अलग थी, तो इसी वजह से सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पे हम लोगों ने माइनस करा था, यहाँ पे प्लस है, क्योंकि अलग अलग थ्योरम्स अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, हमें अभी यहाँ तक आई नॉट, हमें यहाँ पर अभी तक आई नॉट नहीं मिला है। तो आई नॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए चलते हैं। आई इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। देखो ये जो अपना ई नॉट है, इस ई नॉट में, ई नॉट को तो ऊपर ही रहने दूंगा मैं, और ये जो सी और ओमेगा हैं इनको मैं नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन दरअसल इनको अपॉन में लाने का मतलब है कि ये 1 अपॉन में आएंगे, यानी कि यहाँ पर डाउन होके आएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं यूज़ करता हूँ। तो अगला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, आई इजकल टू ई नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा, या फिर ओमेगा सी, जैसा आप कहना चाहें, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है ना, इधर अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। ये जो है एक्स ही होता है हमारा, ये दरअसल एक्स ही जो हमारा होता है, ये दरअसल कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस होती है। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप लोग समझ सकते हो, या फिर कैपेसिटर की रेजिस्टेंस आप समझ सकते हो, अलग अलग टर्म है, लेकिन इसका जो जनरल टर्म हम लोग स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं वो होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने जैसा बताया था पहले भी कि हर डिवाइस में अपनी कुछ ना कुछ थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्योरली कंडक्ट नहीं कर पाती किसी चीज़ को। प्योरली कंडक्टर का मतलब समझ रहे हो ना, कि करंट ऐसी जाएगी जैसी की वैसी निकल गई, ऐसा नहीं होता। हर किसी चीज़ की थोड़ी सी अपनी जो है वो रेजिस्टेंस होती है। तो इसकी रेजिस्टेंस को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर से होता है। और ये जो एक्स है इसकी वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी होती है, जो कि ये रही। देखो सी ओमेगा लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ पे ओमेगा सी लिख देता हूँ, आगे पीछे की बात है, अपनी घर की बात है यार। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E0 XC साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और ई नॉट बाई एक्स यानी कि पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, वी गॉट करंट, और क्योंकि हमने पीक ईएमएफ को यूज़ किया तो हम लोगों को करंट भी पीक ही मिलेगी। तो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, तो ये था हमारा क्या, जब एक एसी को कैपेसिटर से गुजारा जाता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि दरअसल जो हमारा होने वाला है क्या, इसका फेज डायग्राम। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। तो उस इक्वेशन को देख के ही सब बता देंगे कि हाँ, अब जो हमारा करंट है वो ईएमएफ से दरअसल पाई बाई टू वैल्यू आगे चलेगा। इंडक्टर में पीछे चल रहा था, कैपेसिटर में आगे चलेगा, ठीक है। तो इसका फेज डायग्राम आई थिंक सब लोगों ने मन में सोच ही लिया होगा, जैसे कि ये रहा और ये रहा हमारा ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ तो भैया नॉर्मल चल रहा है, उसकी तो कोई खुरापात नहीं, वो तो भैया अपने रास्ते चल रहा है, तो इस वजह से उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे।
और अब हम लोग लेते हैं हमारा करंट, ये है हमारा क्या, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, है ना, यहाँ तक सबको होगा। अब बात करते हैं कि अब करंट लेनी कहाँ से है, ठीक है। अब जो करंट हम लोग लेने वाले हैं वो करंट हमारी होने वाली है कितनी, π/2 वैल्यू से ऊपर, मतलब थोड़ी सी आगे चलने वाली है। तो दैट मीन्स साइन π/2, मतलब साइन की वैल्यू में π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो और इसमें 1 ऐड ही हो रहा है, तो हम लोगों को वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ऊपर लेनी है। दैट मीन्स वी गॉट दिस वैल्यू, वी गॉट इट लाइक, सॉरी डॉटेड बनानी है, डॉटेड लाइन से हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से, है ना। आई थिंक आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। तो ये जो है हमारा, यही है हमारा क्या, यही है हमारा ये वैल्यू I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और यही है एक हमारा क्या, फेजर डायग्राम। यही हमारा फेजर डायग्राम था। तो ये होता है जब आप एसी को डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट से गुजारते हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, किसी भी तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर होगा, फेज डायग्राम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो यही होता है जब हम लोग एसी को अलग अलग कंपोनेंट से गुजारते हैं। कैपेसिटर आप लोगों को बता दिया मैंने, इंडक्टर बता दिया, रजिस्टर बता दिया। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स जब होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सर्किट होते हैं तो क्या होता है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। आपको करना क्या है आपको पता ही है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है ओपेरा क्लासेस को, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलते रहें, और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस आगे देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।